तो 10 राजाजी मार्ग पर लगातार श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है और सचिन तेंदुलकर आप देख सकते हैं, तमाम वो जाने पहचाने चेहरे, अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां और आमजन, अलग अलग दलों के वो सभी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, अलग अलग जगहों पर रहे प्रशासनिक पूर्व अधिकारी, सभी लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए 10 राजाजी मार्ग पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ आनंद बगैतकर साहब हैं जो कि चीफ ऑफ न्यूज़ ब्यूरो साकल ग्रुप से हैं। आनंद साहब, शायद ऐसी बहुत ही कम हस्तियां हमने देखी होंगी जो कि एक छोटे से परिवार से निकलकर विज्ञान के क्षेत्र में मैं कहूँ कि ऊंचाई को छूता है, उसका राजनीति के सबसे बड़े पद पर देश के पहुंचता है और इतना शालीन, इतना मैं कहूँ कि सरल, जिसकी शायद किसी दूसरे में ढूंढना बहुत मुश्किल से दिखता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर मैं आज एक्चुअली मैं राष्ट्रपति जी के साथ कल बेंगलोर में था और आज हम आते आते, क्योंकि उन्होंने अपना दौरा तो आज का रद्द कर दिया, तो आते आते हम वही उनसे एक अनौपचारिक वार्तालाप हम राष्ट्रपति जी से कर रहे थे, प्रणब मुखर्जी साहब से। तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने थोड़ा सा पंडित नेहरू का एक रेफरेंस दे दिया हमें बात करते करते। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जैसे एक, यानी बूढ़े लोगों से लेके छोटे बच्चों तक उनकी एक लोकप्रियता थी। और मुखर्जी साहब ने ये कहा कि उनके बाद अगर कोई इस पद पे, इतने बड़े पद पे जाके और पूरे जनता में इस तरह से लोकप्रियता अगर हासिल किसी ने की होगी तो उसमें मैं कलाम साहब का नाम ले लूँगा। यानी इतना बड़ा एक उन्होंने एक उनके बारे में कहा। तो वही बात मैं दोहराना चाहूँगा कि इतनी ऊंचाई पे जाके भी वो आखिर तक लोगों के राष्ट्रपति रहे, जनता के राष्ट्रपति रहे। क्योंकि शिलांग में भी जब ये हादसा हुआ या जो दुखद वार्ता हमें शिलांग से मिली, तो शिलांग में भी वो आईआईटी के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए ही गए थे। यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन, जो बच्चे हैं या विद्यार्थी है या युवा है, उनको प्रेरित करने में लगाया था। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जिस अखबार के लिए यहाँ काम करता हूँ, हमारा जो सकाल अखबार है, उसके एक कार्यक्रम में कलाम साहब कुछ साल पहले गए थे और उनकी हमेशा एक कंडीशन रहती थी कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ बच्चों के साथ संवाद उनको ज़रूर करना चाहिए। तो उन्होंने हमें वो एक कंडीशन लगाई थी, तो हम लोगों ने उस तरह से ऑर्गेनाइज भी किया था। और उनकी और एक कंडीशन हमेशा रहती थी कि बच्चों के और मेरे बीच में कोई भी मॉडरेटर मुझे नहीं चाहिए। यानी इस तरह से वो बच्चों में घुल मिल जाते थे। और यानी मुझे आज भी वो एक दृश्य याद है कि पटना जब वो गए थे, शायद मुझे लगता है रेलवे से गए थे वो सलून से जो प्रेसिडेंशियल, और स्टेशन पे बच्चों ने उनको इस तरह से घेरा और एक बच्ची ने उनको अपनी एक कविता उनके ऊपर की हुई सुनाई थी और वो कैसे भावना से विभोर हो गए थे कलाम साहब। वो दृश्य आज मुझे भी अभी भी याद है। और क्या ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो कहते थे कि बच्चों के साथ बात करके उनके अंदर की प्रतिभा या फिर किस रास्ते पर चलना चाहते हैं उसको समझने का बेहतर तरीका, क्योंकि वो कहते थे कि बच्चों से जब हम बात करते हैं तो उनके स्तर पर जाके बात होनी चाहिए, ना कि हम एक बड़े के तौर पर बात करते हैं। और ये एक बड़ा फर्क उन्होंने कहा था और इसीलिए शायद लगाव जो था, पॉपुलरिटी थी मैं कहूँ यूथ के बीच में, शायद ही कोई दूसरा नाम होगा जिसकी पॉपुलरिटी कलाम साहब की जैसी रही हो यूथ के बीच में। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पूरा जो उनका, अगर आप पूरा कार्यकाल देखेंगे तो ठीक है, उन्होंने विदेश में दौरे किए होंगे, बड़े बड़े देशों के नेताओं को भी वो मिले होंगे, लेकिन उनका पहला लगाव, पहला प्रेम, पहली जो उनकी कमिटमेंट हमेशा जो रहती थी वो बच्चे रहते थे। और जैसे आपने कहा कि उनको बच्चों से सीधा संवाद साधना, ये उनके लिए प्राथमिकता होती थी। और वो तमिलनाडु से आते थे
और शायद उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कभी भी उनके और बच्चों के संवाद में भाषा की अड़चन कभी नहीं बाधा आई। नहीं बनी कभी। ये सबसे एक बड़ी बात है। और इसीलिए वो जो कहते थे, जो आपने जो संदर्भ दिया कि बच्चों के और उस व्यक्ति के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए, और बच्चों के स्तर पे जाके अगर आप बात करेंगे तो आप बच्चों का मन जो है, उनके मन में जो है वो आप समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं वहां पर, और जैसे कि मैंने कहा कि एक एक कर देश की वो तमाम दिग्गज राजनीतिक हस्तियां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हुई हैं। सेना के कमांडर्स को आप देख सकते हैं। इससे पहले वो तमाम चेहरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान सांसद, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च पदों पर बैठे लोग एक एक कर वहाँ पहुँच रहे हैं और कलाम साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जैसे ही कल उनकी खबर आई, मौत की दुखद खबर, उसके बाद कमोवेश हर किसी के जहन से जो एक, मैं कहूँ कि एक उनकी यादों के तौर पर या अपने उन अनुभव जो लोग बता रहे थे, उसमें सबसे अहम था कि उनके विज़न को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। छोटे जब वो थे, स्कूल जाते थे, सुबह सुबह वो पेपर भी बांटते थे आकर, उसके बाद शाम को पढ़ाई करना, उसके लिए बहुत ही लिमिटेड वक्त था क्योंकि उस वक्त उनके पास लाइट का उतना साधन नहीं था। तो उस जीवन के साथ निकलकर और फिर देश को आगे बढ़ाने का 2020 का विज़न अपने आप में एक अजूबा सा दिखता है। अजूबा, मुझे लगता है कि ये उनकी जो बैकग्राउंड थी, मुझे लगता है इसी में इसका एक रहस्य जो है वो था कि उन्होंने एक तरह से आम आदमी के लिए उन्होंने एक इस देश को दृष्टि देने की कोशिश हमेशा की कि आम आदमी का जीवन, उसका जीवन का स्तर, हम उसको ऊपर कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो पूरा यानी रूरल एरियाज़ में अर्बन एमिनिटीज़ कैसे हम पहुँचाएं वहाँ तक, उपलब्ध कराए, उसके लिए एक उन्होंने कार्यक्रम दिया था, अगर आपको याद होगा तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो उनका एक हिज माइंड और उनका जो विजन था, इट ऑलवेज ड्रिवन बाय हिज बैकग्राउंड, हिज हम्बल बैकग्राउंड, कि जो उन्होंने जो झेला होगा तो हमारे आने वाले पीढ़ियों को वो झेलना न पड़े। तो मुझे लगता है कि इससे ही उन्होंने जिस तरह से बहुत सारे उन्होंने कार्यक्रम दिए, उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को भी जन्म दिया था, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे यही एक कारण था कि उनकी ये हम्बल बैकग्राउंड। और उस वक्त में मैं कहूँ कि 90 के दशक में जब उन्होंने एक तरीके से साइंस और मिसाइल मैन के तौर पर जब उनकी पहचान बनी शुरू हुई और जो 2020 को लेकर उन्होंने एक विज़न दिखाया था भारत को वैज्ञानिक क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में, आपको लगता है कि तमाम तरह की अड़चनें थी, फाइनेंशियल दिक्कतें थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात थी, लेकिन कलाम साहब ही थे शायद जिन्होंने ये मोहर लगा दी थी कि इस सब के बाद भी हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। नहीं, देखिए ना, अगर सुरक्षा की बात करें तो उसमें देश की जो सुरक्षा की जो सिद्धता है, संरक्षण की, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की, या उसके लिए हमें जो करना चाहिए था, उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो भी एक बेजोड़ है। अगर एक अचीवमेंट की ही अगर हम बात करें या उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये उनके कार्यकाल में विकसित हुआ है। हमारे पास तो पहले सिर्फ ये जमीन से ही मारा करने वाले क्षेपणास्त्र थे, लेकिन ब्रह्मोस जो इंडिया और रशिया इनका एक जॉइंट प्रोजेक्ट था और उन्होंने उसमें तीनों सेना दलों के लिए, सेना दलों के जो तीनों अंग हैं उनके लिए अलग अलग वर्जन उस मिसाइल के बनाए थे। बिल्कुल। और इस वक्त देख सकते हैं हम कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब और इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तमाम वरिष्ठ जो मैं कहूँ कि राजनीतिक हस्तियाँ हैं या फिर पदों पर बैठे लोग हैं, वो एक एक कर जा रहे हैं और वहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि कलाम साहब को देते हुए। और ऐसे बिरले ही लोग हमने देखे होंगे देश के अंदर जिनकी स्वीकार्यता और जिनको लेकर अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं कहूँ किसी भी तबके का हो या किसी भी पार्टी का हो, उनका मुरीद है वो। इसीलिए अगर इतिहास की बात कर रहे हैं
तो 1977 में संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे तो वो बिना विरोध के, उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं था या इलेक्शन नहीं हुई थी। और 77 के बाद अब्दुल कलाम जो थे वो भी बिना किसी विरोध के, बिना किसी चुनाव के एक मत से राष्ट्रपति बने थे। और मुझे लगता है कि ये ही एक बड़ा सबूत है कलाम साहब का कि वो अजात शत्रु, जो हम मराठी में या संस्कृत में कहते हैं, कि उनको कोई शत्रु या दुश्मन नहीं था। और उन्होंने हमेशा समाज के तरफ एक वो हमारे मित्र है इसी तरह से देखा था। तो ये भी एक खासियत उनके बारे में हमें कहीं ना कहीं उसका दखल लेनी पड़ेगी। और आनंद, आपको याद होगा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं इस वक्त। कलाम साहब के बारे में एक और जो बात कही जाती है कि वो जिस भी पद पर रहे, उस पद पर पहुंचने के बाद उस पद को आम जन के लिहाज से उन्होंने जोड़ दिया, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में जब उन्होंने काम शुरू किया हो, या फिर जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे हों, या उससे पहले वो जब वैज्ञानिक सलाहकार थे। उन सभी पदों पर उससे पहले जब लोग पहुंचे, या फिर कमोबेश, तो उस तरह की तस्वीर नहीं थी कि आम जन एक आम शख्स के साथ उस पद को, उस रुतबे को जोड़कर देखा जाए। लेकिन उन्होंने इस तरीके से कर दिया कि उससे बहुत सरल कर दिया, और ऐसा लगा कि वहाँ पर जो शख्स बैठा वो शायद हम में से कोई एक आदमी है। हाँ, लेकिन उन्होंने जैसे ही रक्षा मंत्री के सलाहकार का पद वो निभाते रहे, और अगर आपको याद होगा तो पोखरण 2 जो है वो उन्हीं के देखरेख में हुआ, टीम लीडर के तौर पर। टीम लीडर। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा उनका जो व्यक्तित्व था वो सबके सामने आने लगा। और जब राष्ट्रपति पद के लिए जब उनका नाम आया तो मुझे लगता है कि वो सचमुच में एक शुरुआत थी कि देश का जो प्रथम नागरिक है वो जनता के साथ चलने वाला एक व्यक्ति उस पद पे गए हैं। तो और इस वक्त हमारे साथ डीपी त्रिपाठी साहब हैं, जो एनसीबी के सांसद हैं राज्यसभा से। डीपी त्रिपाठी साहब, स्वागत है आपका। और बहुत ही दुख भरी खबर, और हर किसी के अपने अनुभव रहे कलाम साहब के साथ। मैं अगर आपसे याद करना चाहूँ, आपका कोई ऐसा वाकया है, कोई ऐसा आप अनुभव साझा करना चाहें हमारे साथ, दर्शकों के साथ, कलाम साहब का, जो आपको सबसे ज़्यादा याद हो? जो हमको सबसे अधिक याद है उनका अध्यापन के प्रति, टीचिंग के प्रति जो पैशन, क्योंकि मैं खुद भी टीचर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में जी। इसलिए उनके साथ जब भी बातचीत होती थी तो टीचिंग में, और फिर यंगर स्टूडेंट्स को किस तरह साइंटिफिक टेम्पर से इनकरेज करें जिस देश में अपनी भागीदारी कर सकें, इस तरह के कई प्रसंग हुए। एक बार उनको मैं कलकत्ता में एक शिक्षण संस्था में ले जाने के लिए गया, उसमें जा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसके प्रयास की बहुत तारीफ की और पत्र लिखा उस पर कि ये शिक्षण और शिक्षा को फैलाने का काम कितना नेक और नोबल है देश के। तो ये बातें हमें याद आती हैं, खासतौर से एक टीचर के रूप में कलाम साहब की जो भूमिका है जी, वो हर मामले में प्रशंसनीय है। और त्रिपाठी साहब, जिस तरीके से उन्होंने, मैं कहूँ कि 80 के दशक में जब भारत या फिर मैं दुनिया के अलग अलग देशों में साइंस की बात करूँ, ख़ासतौर पर रक्षा क्षेत्र में, उस वक्त जो उनका विज़न दिखता था, जो उन्होंने एक, मैं कहूँ कि लक्ष्य निर्धारित किया 2020 के नाम से, बहुत अहम रहा। और भले ही मैं कहूँ कि तमाम हर्डल्स रहे हों, लेकिन एक टीम लीडर के तौर पर उन्होंने अपनी टीम को जिस तरीके से आगे बढ़ाया और साइंस के सेक्टर में भारत को वाकई नई ऊंचाइयां, नई बुलंदियों पहुंचाया। हाँ, ये निश्चित सही बात है। विज्ञान और आपके रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे जो मिसाइल मैन कहे जाते हैं कलाम साहब, वो सिर्फ मिसाइल नहीं, पूरी आपकी जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस की और उसके जो सारे अनुसंधान है, रिसर्च, उन सब में बहुत बड़ा योगदान है।
और इसरो में डायरेक्टर के रूप में उनकी जो भूमिका रही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, त्रिपाठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और जिस तरीके से अनिल कलाम साहब को लेकर एक और जो बात मैं देख रहा था, या फिर उनकी कई सारी भाषणों में दिखती हैं, उनके जो एक किताब उन पर आई थी उसको लेकर, सपनों को लेकर उनको उनके बारे में एक अलग तरह का वो था कि वो साफ तौर पर मानते थे कि बड़े सपने देखिए, और अगर सपने नहीं देख रहे हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है उसके कोई मायने नहीं है। हाँ, ये वो हमेशा कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो यानी आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यानी इंसान ने हमेशा सपने देखने चाहिए, फिर आगे की बात वही है कि बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। लेकिन अगर जो सपने ही नहीं देखता, या उस जिसको सपने यानी क्या, आपके मन में जो आकांक्षाएं हैं वो आदमी देखता है कि अगर ये कर सकता हूँ, करूँगा। अपनी गोल आप पहले से अपना एक टारगेट फिक्स और वो वैज्ञानिक होने के कारण वो इन चीज़ों के लिए वो काफ़ी आग्रही रहते थे। और मुझे लगता है कि जो उनका विद्यार्थियों के, युवाओं के और बच्चों के साथ जो संवाद होता था, उसमें सबसे अहम चीज़ यही होती थी कि आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, और जो आप में जो उर्मी है, जो ऊर्जा है, वो आपकी आकांक्षा की वो पूर्ति के लिए आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो ये हमेशा वो बच्चों के सामने हमेशा कहते थे। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल हमारे साथ हैं। नरेश जी, स्वागत है। कलाम साहब के बारे में हर एक किसी के अपने अनुभव हैं। नरेश जी, आपको कोई एक ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, दर्शकों के साथ? देखिए, मैं कह सकता हूँ महानतम व्यक्ति थे, सादगी, देश प्रेम उनके जीवन के अंग थे। उन्होंने अंतिम सांस तक देश प्रेम ही सर्वोच्च पे रखा और ये कोशिश की कि देश का हर नागरिक देश के लिए कुछ करे जाए, उसके मन में जी लो कि देश कैसे आगे बढ़े। मैं अभी देख रहा था, जब उस असम से शिलांग जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने जितनी बातें करी वो शायद वही व्यक्ति कर सकता है जिसका देश के लिए लगाव हो, जिसके अंदर देश प्रेम हो और जो देश का नायक बनने की क्षमता रखता हो। शायद कलाम साहब उन्हीं में से एक व्यक्ति थे। और हिंदुस्तान ने ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। जातीयता से ऊपर उठ के, गरीबी से एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंच के कलाम साहब ने लोगों को ये शिक्षा भी दी कि यही नहीं कि बड़े परिवार में पैदा बच्चा ही आगे बढ़ सकता है। कोई भी परिवार में पैदा हुआ बच्चा इस देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सकता है, देश को अच्छा नेतृत्व दे सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। नरेश अग्रवाल बता रहे थे। और कमोबेश जिस तरीके से तमाम नेताओं के साथ वर्तमान में जो पदों पर हैं या फिर इससे पूर्व जो रहे हैं, तमाम लोगों ने जो बातें शेयर की उसमें था कि वो कभी भी हिचकते नहीं थे किसी बात को पूछने या फिर किसी को सलाह लेने या देने को लेकर। और बहुत ही, मैं कहूँगा, इसे एक निष्पक्ष भाव से अगर वो जानकारी चाहिए या किसी को जानकारी देनी हो तो टोकने में भी कभी उन्होंने परहेज नहीं किया। नहीं, वो इतना सरल व्यक्तित्व उनका था और वो सरलता ही उनमें वो स्पष्टता लाती थी उनके व्यक्तित्व में। और फिर से मैं हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति, उन्होंने जो एक किस्सा बताया कि वो उन्होंने कहा कि हमारे दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहे और काफ़ी यानी 20-25 साल के हमारे अच्छे संबंध थे। और मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और वो भी काफ़ी, ही वॉज ए वेरोशियस रीडर। लेकिन वो हमेशा मुझे कहते थे कि आप भी बहुत पढ़ते हो लेकिन आप कम लिखते हैं। तो ये उनमें ये था कि यानी इस तरह से बहुत स्पष्ट तरीके से, लेकिन उसमें कोई ना छल है ना कपट है, या ये कभी उसमें भाव उनके कहने में कभी आता नहीं था कि ये आदमी हमें टोक रहा है। तो ये जो सरलता थी ये हमने भी महसूस की है। यानी जब
कलाम साहब की जब वो राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम जब तय हुआ और जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पार्लियामेंट में आए, उस वक़्त प्रमोद महाजन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे और वो ऐसे ही एक ब्लू शर्ट और पैंट में इन करके वो आए थे। तो हम जाते जाते वो हम सब से एक हाथ मिला के गप्पे मार के ऐसे जा रहे थे कॉरिडोर से। तो हमने कहा कि अब राष्ट्रपति बनने के बाद तो आपको ये पोशाक तो बदलनी पड़ेगी। और फिर एक पत्रकार ने ये भी कहा कि फिर आपका ये जो हेयर कट है वो उसका क्या करेंगे। यानी इतने खुले तौर से हम उनसे बात कर रहे थे और वो भी उसकी मजा ले रहे थे। तो ये सरलता और ये एक जो रुजुता थी वो उनके व्यक्तित्व में यानी पूरी भरी हुई थी। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे ही खबर आई कि कलाम साहब हमारे बीच नहीं हैं, शोक की लहर पूरे न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में जो लोग उन्हें जानते थे या जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा या सुना था उनके बीच फैल गई। सोशल साइट्स में देखा अनंत की बहुत ज़्यादा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अलग अलग देशों में जो लोग हैं, भारतीय नहीं बल्कि मैं दूसरे देशों के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो और ख़ास तौर पर जो वैज्ञानिक जगत के विज्ञान जगत से जुड़े लोग हैं, उनके बीच में एक अजीब सा शायद उनका रिश्ता था। अजीब सा रिश्ता नहीं कविंद्र जी, यानी जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि भले कोई आम आदमी कलाम साहब के इतना पढ़ा लिखा न हो या उनके इतना ज्ञान उसको शायद न हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को जिस तरह से आम आदमी से जोड़ा था, उसके कारण उस आम आदमी को आज या कल उनके देहांत की खबर सुनने के बाद जो दुख हुआ है, मुझे लगता है उसका कारण वो है क्योंकि कलाम साहब ने तो वो जनता के राष्ट्रपति थे ही, लेकिन जनता ने भी उतने ही प्यार से अपने आप को उनसे जोड़ लिया था। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हम शोक देख रहे हैं कि आम जनता में लग रहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ, हमको दुख हो रहा, ये जो भावना है आम आदमी की बहुत ही एक आम भावना होती है, वो हम लोगों को दिखाई दे रही। बिल्कुल। और ये हमने देखा कि जिस तरीके के रिएक्शन हैं लोगों के या फिर अलग अलग पार्टी के नेताओं के, बहुत ही विरले इस तरह से नज़र आता है जब कोई एक इतना बड़ा शख्स हमारे बीच से जाता है जी। बहुत कम इस तरह से अपवाद स्वरूप में कहूँगी कुछ नाम होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आफ्टर 1977 में संजीव रेड्डी का वो बिना विरोध के एक मत से राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद कलाम एक व्यक्ति थे कि जिनका चुनाव नहीं हुआ था, वो एक मत से राष्ट्रपति बन गए थे। बिल्कुल। हमारे साथ सचिदानंद मूर्ति साहब जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं द वीक से। सचिदानंद साहब, स्वागत है आपका। जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कलाम साहब के व्यक्तित्व को लेकर, उनके जीवन के सफ़र को लेकर, अलग अलग बातें हर एक के जहन में है। क्या ऐसी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती रही या जो आपको लगता है कि कलाम साहब को जो दूसरों से सबसे जुदा अलग खड़ी करती है? मैं तो काफ़ी लोगों को, मेरा 40 साल का जर्नलिज्म में देखा हूँ और कलाम साहब एक ही है। किसी दिन मैं तो उनसे पिछले 25 साल से रेगुलर मिलता रहता था। वो जब DRDO चीफ बने, उसके बाद साइंटिफिक एडवाइज़र और बाद में जो एजुकेटर बन गए और प्रेसिडेंट बाद में भी, तो एक दिन भी मैं उनसे एक नेगेटिव थॉट नहीं देखा। मुझे ये तो बहुत एक आदमी जो मरने तक उसको चश्मा का ज़रूरत नहीं थे, जैसे उसका हार्ट में कोई नेगेटिव बात ही नहीं था। किसी को तो थोड़ा मजाक करते थे, लोगों को थोड़ा जोक करते, मगर वो भी बहुत पॉजिटिव तरह से करते थे। तो इसलिए मुझे वो, और कभी भी आप कभी मिले तो भी सर ये हो गया, आपके खिलाफ ये बोल रहे हैं, ठीक है बोलने दो, मुझे भी सीखना है उनसे। जो लोग बोल रहे हैं, मेरे टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये करना, तो उनका बहुत 100% पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो एक बार हम उनके साथ गए थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का टूर पर, तो हम मोटर के अबू धाबी से दुबई जा रहे हैं, तो उनको दुबई में 3-4 प्रोग्राम थे, तो हमारा व्हीकल अलग हो गया, वो ड्राइवर को पता नहीं चला, वो दुबई सिटी आया, हम 2 प्रोग्राम मिस कर लिया। सब लोग
ये क्या हुआ, मीडिया टीम मिस हो गया, 4 लोग थे हम एक गाड़ी में, और ये हो गया। बाद में हम इंडियन स्कूल में कलाम साहब का प्रोग्राम था, उसके बाद मिला। मुझे कलाम साहब तमिल में बात करते हैं, तो तमिल में पूछा कहाँ घूम के गया तुम, किसके पीछे चला गया? यहाँ तो प्रेसिडेंट नहीं है, बाहर गए हैं, यूएई का प्रेसिडेंट कहीं टूर पर गए थे इनको मिलने के बाद। सर ऐसा नहीं रहा, तो मैं तो दुबई नहीं देख पाया, तुम देखा ना? तो उनका वो कोई ये नहीं कहाँ गए क्या है, ऐसा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड। बिल्कुल, मुझे अनंत याद है जब इलेक्शन का जो आपने जिक्र किया, उस दरमियान मीडिया में कई बार ऐसा होता है कि अपोजिशन के कुछ छोटे से बयानों को बढ़ा करके एक रिएक्शन लेने की बात होती है। मुझे याद पड़ता है एक वाकया, जब उनसे एक रिएक्शन की बात कही गई कि आप कह रहे हैं कुछ लोग ये बोल रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो ठीक है, कुछ और बातें हो सकता है वो कहें, पर मुझे नहीं पता है। मतलब ये चीज़ वाकई मतलब बहुत ही शायद ऐसे लोग जो कि जैसा कि कहा सिद्धू साहब ने कि फुल ऑफ पॉजिटिवनेस, कभी भी कोई थॉट ऐसा नहीं, पॉजिटिविटी भी पूरे उनके व्यक्तित्व में छाई रही, और जो यानी हर चीज़ को वो एकदम ऐसे अपने ऊपर लेना, ये उनका स्वभाव या नेचर था नहीं। यानी राष्ट्रपति भवन के बहुत सारे सिक्योरिटी और बहुत सारे जो बड़े बड़े अफसर हैं, वो हमको बताते थे कि भाई ये हम जा रहे हैं कहीं, और अचानक अगर कहीं उनको बच्चों का कोई एक ग्रुप बस रुक जाते थे और उनके पास चले, तो सिक्योरिटी के लोगों के लिए भी कभी कभी एक मुश्किल हो जाती थी, लेकिन वो कभी किसी की सुनते नहीं थे। उनके मन में आया कि नहीं, ये बच्चे खड़े हैं, चलो उनको मिल के ही जाएंगे। तो बहुत बार ऐसे होता था कि जो प्रोग्राम शेड्यूल होता था वो तो काफ़ी देर से भी शुरू होता था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से एडवाइस देते थे, संवैधानिक पद पर, राष्ट्रपति जैसे पद पर जब कोई भी शख्स होता है, आमतौर पर वो बहुत ही कम मसलों पर अपनी बात रखता है या फिर पब्लिकली कहने की कोशिश करता है। लेकिन कलाम साहब ऐसे थे कि अगर उनको लगता था कि इस पर कुछ कहा जा सकता है या वो ठीक नहीं है, तो बहुत सलीके से, बहुत तरीके के साथ, शांति के साथ एडवाइस भी करते रहे, एडवाइस भी करते थे जिस तरीके से। और एक जो बड़ा चेंज दिखता है सिद्धू साहब कि आप क्योंकि बहुत उस इलाके को समझते हैं, एक गरीब फैमिली से बहुत ही मुश्किल दौर में पढ़ाई करना, पढ़ाई के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए जॉब की तलाश, और फिर एक वैज्ञानिक के तौर पर सफ़र करना, और उसके बाद राजनीतिक जीवन में मैं कहूँ कि एक टिल्ट जो आता है वो वहाँ पहुँचना। बाकी किस तरीके से देखते हैं फैमिली, इस तरह की अपब्रिंगिंग थी उनकी, या फिर जो एटमॉस्फेयर था आसपास, उनका वातावरण माहौल था, वो कुछ इस तरीके का था जहाँ मैं कहूँ कि उन्हें सब कुछ एक मिला और उसके बाद वो आगे बढ़ते रहे? एक तो उनका तो जीवन चरित्र तो बहुत ट्रांसपेरेंट था। वो सबको बोल रहे थे कैसे उनको इंटरेस्ट आया। जैसे एक पक्षी उड़ने को देखा तो मैं भी उड़ जाना चाहता, पायलट बनना था। और हर उनका तो बहुत मुश्किल था कि तो रामेश्वरम जैसे जगह से वो पढ़ के, वो एक टीचर ने, वो स्कूल टीचर ने उनको बोला तुम तो इतनी अच्छा साइंस और मैथ्स जानता है, मैथमेटिक्स जानता है, चलो मैं तुमको ये करूँगा, तुम तिरुचिरापल्ली चलो, वहाँ इंजीनियरिंग पढ़ो बोला। और किसी ने हेल्प किया उनका मास्टर्स करने के लिए। और जब कलाम साहब हरिद्वार आते हैं फाइटर पायलट होने के लिए इंटरव्यू के लिए, तो लास्ट राउंड इंटरव्यू में उनको बोलेंगे आपको नहीं करना, मगर उस दिन 10 दिन वो रुकते हैं हरिद्वार में, सोचते हैं, बोलते हैं ये तो मेरा तो लॉस नहीं, इंडियन एयरफोर्स को भी ये लॉस नहीं, ये तो मैं और कुछ दिशा में जाने के लिए ये तो है, तो निराश नहीं होते हैं। तो वो पॉजिटिव है। और कलाम साहब बोलते रहते थे जब वो इसरो में थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, वो वहाँ का हेड था प्रोफेसर सतीश धावन। अभी भी आप जिस इंटरव्यू में वो बोलते हैं विक्रम साराभाई, सतीश धावन और ब्रह्म प्रकाश, ये तीनों उनको देवता समान हैं। तो कलाम साहब ये बोला, ये जब उनका एक सेल्वी स्पेस लॉन्च व्हीकल फेलियर हुआ, वो धवन साहब आया प्रेस को मिलने के लिए, बोलने के लिए। जब सक्सेस हुआ, कलाम साहब को आगे भेजा। तो इसलिए उनका तो हर इसमें पॉजिटिविटी है और उनका स्टाइल है। मगर एक तो है, प्रेसिडेंट थे, मगर उनको कैसे क्या क्या सीक्रेट रखना उनको अच्छा मालूम थे। वो बोल रहे थे क्या समझते हो मुझे, मैं सब बोल दूंगा, नहीं मैं तो 40 साल तो सरकार में हूँ, मुझे इतना सीक्रेट्स मालूम है, किसी और को सीक्रेट्स मालूम नहीं है, तो मैं तो जो बोलना बोलूँगा। और आपको उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई वो सवाल उनको उचित नहीं बोले तो वो नाराज़ नहीं होते। अच्छा
अगला सवाल क्या है ऐसे पूछते हैं। तो वो तो बहुत हंस के जो एम्ब्रेसिंग सिचुएशन को अवॉइड करते थे। और जिस तरीके से उनका जो फोकस है, विजन की मैं अगर बात करूं सिंध साहब की, अर्ली स्टेज में ही, मैं 80 के दशक में मिसाइल जब दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास वो हथियार हुआ करते थे, उसको लेकर एक विज़न तैयार कर लेना और भारत के साइंस सेक्टर और मैं कहूँ सिक्योरिटी को लेकर एक उनका 2020 का विज़न, उनका खाका उनके दिमाग में आ जाना, ये सब कुछ अपने आप में एक अचंभित भी करता है। क्योंकि एक शख्स जो कि बहुत ही ग्रास रूट लेवल से बढ़ते हुए सपोर्ट सिस्टम के साथ आगे बढ़ता है, दूसरे की मदद के साथ आगे बढ़ता है, उसके जहन में अपनी चिंताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ देश नज़र आता है। करेक्ट। तो अब और कलाम साहब उस टाइम पे जो इसरो में थे, वहाँ स्पेस लॉन्च व्हीकल करते थे, रॉकेट का काम करते थे, उनको जब डिस्कस हुआ हम मिसाइल्स को कैसे करेंगे वो, तो सतीश धावन साहब को बोला नहीं मैं जाऊँगा वहाँ, मैं और मेरा 2-3 लोग हैं जो बाद में ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किया, शिव तानु पिल्ले, सब लोगों को लेके गया, हैदराबाद में बैठा और किसी देश का सपोर्ट मिला। अब आज न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स को बोला आई एम माई सेल्फ इंडिजिनस, मेरा तो कोई फॉरेन पार्ट नहीं कि तो किसी विदेश में उनको उस टाइम पे इनवाइट नहीं करते थे, खुद अपने आप स्टडी करके अपना टीम के साथ। और कलाम साहब एक बात किया मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, सब लोग बोला हम छोटे से शुरू करेंगे, 200 माइल 100 माइल तक जाने का है। कलाम साहब बोला क्यों, रॉकेट तो रॉकेट है, ऊपर उड़ता है, तो हम 5000 किलोमीटर को दूर जाने वाला मिसाइल पहले टेस्ट करेंगे। तो उसका सब लोग बोला सर इसको इतनी फ्यूल चाहिए, ये करना है, नहीं हम तो जब बने तो बड़ा वाला में फेल हो जाएंगे, छोटा वाला से नहीं। तो उनका ये एंथुसियाज्म है, ऑप्टिमिज्म इतना था, वो आशावादी थे। वही जो आपने कहा आशावादी, अनंत, वाकई उनको भरोसा था। क्योंकि ये मुझे याद है कि जब कहा गया था उनके बारे में, जो आपने कहा कि कई सारे उन्होंने टैग को भी शायद रिमूव किया, हटाने की कोशिश की कि नहीं, अगर आपके पास विदेशी पढ़ाई की है या वहाँ से मदद मिल रही तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनका साफ तौर पर शायद ये संदेश था कि हम हिंदुस्तान में रहकर यहीं पढ़कर और यहीं की टेक्नोलॉजी से उनको मात भी दे सकते हैं। क्योंकि जैसे सचिन ने कहा कि हमारे ऊपर काफ़ी सारे निर्बंध थे ही, और उन निर्बंधों के बावजूद, इसलिए कलाम साहब की जो हम कंट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं कि इस देश की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के बारे में, तो उसमें ये श्रेय उनको जाता है कि ये निर्बंध जो बड़े बड़े देशों ने हम पर लगाए थे, पोखरण 1 से लेके, तो उनके बावजूद इन्होंने जिस तरह से उनकी जो साइंटिफिक टीम जो थी उसको मोटिवेट करना, और जैसे सचिन ने कहा कि एक हमेशा पॉजिटिव, एक हमेशा आशावादी दृष्टि रख के उनको मोटिवेट करना कि भाई, और जैसे हमने कहा पहले भी चर्चा की कि सपने देखो लेकिन बड़े सपने देखो, तो उस तरह से जैसे सचिन ने कहा कि 5000 किलोमीटर रेंज वाला हम क्यों नहीं टेस्ट करेंगे। तो ये जो मोटिवेशन था, और ये उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा पहलू अगर मानना हमको मानना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने वैज्ञानिकों को मोटिवेट किया कि नहीं, भले हमको वो साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ उपलब्ध है उनके सहारे, उनकी मदद से भी हम कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन था। और जो एक फीचर को लेकर मैं कहूँ कि जो उनका प्लान था, क्योंकि कई बार मैं उनकी कई सारी बुक्स जब उनके बारे में जो लिखी गई हैं उसको देख रहा था, और उन्होंने कई जगह जो भाषण दिए हैं, उनका एक साफ संकेत संदेश था कि जो यूथ है, जो चाइल्ड है, आप उसके दिमाग में, उसके जहन में देश प्रेम की भावना या देश को लेकर आप उनके करने का जज्बा अगर पैदा कर देते हैं, तो फिर उस बच्चे का भविष्य और देश का भविष्य दोनों सुरक्षित हैं। और वो शायद उनका एक, मैं कहूँ कि एक आइडियल रोड मैप दिखता था यूथ को आगे बढ़ाने के लिहाज से। हाँ, उनको तो वो पहले से उनका मन में ये था, जब कि तो कलाम साहब तो पहले से बोल रहे थे मेरा पहला इंटरेस्ट है एजुकेशन, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो शिक्षक हूँ, और कुछ बाकी मैं साइंटिस्ट हूँ, टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मिसाइल सब है, मगर तो उनको तो हर एक आदमी, उन्होंने पहले बोलते थे एक टीचर तो एक क्लासरूम पे 80-90 स्टूडेंट्स को, अब तो हमको टेक्नोलॉजी है, हम एक ही समय पर लाखों बच्चों को ये बोल सकते हैं क्या करना। और उनका एक था
जो सांसद हो, विधायक हो, ब्यूरोक्रेट हो, मीडिया हो, सबको वो ऐसे मांगते थे आप भी स्टूडेंट हैं। तो उनका आप याद है किसी मीटिंग पे हमारा सांसदों को एक प्रोग्राम किया था, उनको एक प्लेज दिया ऑन इंडिया ऑन व्हाट आई कैन डू। तो उनको ये था सबको, तो हम वो इग्नाइटेड माइंड्स जो उनका हर बुक का टाइटल भी ऐसे कर रहे थे, कितनी पॉजिटिव थे वो। तो उनका तो अभी उनका टारगेट था, वो बोल रहे थे मैं 5 लाख स्टूडेंट्स को, जब वो गवर्नमेंट से रिटायर हुआ बोला मैं 5 लाख बच्चों को मिलना चाहता हूँ, 5 लाख बच्चों के साथ बात करता हूँ। और सर ये कैसे आप रिकॉर्ड क्या है, हर स्कूल से मैं एक लेटर मांगूंगा कितने लोग आए थे, क्या नाम है, ये कर दूंगा, वो मेरा कंप्यूटर में चले जाएगा, कंप्यूटर उसको टोटल करेगा। वो उतना सबको सर ये कॉम्प्लेक्स बोले, नहीं नथिंग इज कॉम्प्लेक्स, इफ यू प्लान इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। और जो आपने बात कही 5 लाख की, मैं वही पढ़ा, उसमें अहम जानकारी थी, आप उसको शायद तस्दीक करेंगे कि जब वो रिटायर हुए उसके बाद किसी भी स्कूल से या कॉलेज से अगर इन्विटेशन आता था तो वो तुरंत उसके लिए हाँ कर देते थे, और ये बिना पूछे कि ये कार्यक्रम नहीं। यूथ को लेकर, लेकिन उनका था कि सीधे डायरेक्ट उनकी बातचीत होनी चाहिए, और क्या एजेंडा जो है वो सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि यूथ के साथ रियल मुद्दों पर बातचीत को लेकर है। ऐसे हाँ नहीं करते थे। उनका एक, मैं तो हर इंस्टीट्यूशन का इनविटेशन, क्या सच्ची क्या इनविटेशन है, मैं कुछ टेप कट करना, वो बिल्डिंग इनॉग्रेट करना, नहीं वो जरूरत है तो करूँ, मगर मैं उन बच्चों को मिला के बात करना चाहता हूँ। मुझे वो लोग बोलना 1 घंटे आपको समय में देंगे, अब तो आपका ऑर्गेनाइजर सारे बात करेंगे, अपनी नहीं, मैं तो उनसे बात करना चाहता हूँ। तो वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे कॉलेज, स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट के साथ। अब बच्चों को टाइम देना है, प्रिपेयर करना है, उनका जो सवाल पूछते हैं उनको पूरा फ्रीडम देना है, तो वो तो सारा कंडीशन देते हैं। सो जो प्रिंसिपल लोग क्या है, अरे बच्चे तो हमारा ऑडियंस है, ये वीआईपी के साथ हमारा फोटो लेंगे, हमारा घर पे चाय वाय देंगे, वो नहीं। इस कलाम साहब का वो, और एक और चीज़ है, जब प्रेसिडेंट होकर रिटायर होने के बाद कोई फंक्शन को उन्हें कोई फीस नहीं लिया, कोई उनका ट्रैवल भी सिर्फ एयर इंडिया से किया, अपनी से कलाम फाउंडेशन जो उनका बुक्स का रॉयल्टी आए थे, वो तो उस पर वो नियत का आदमी है, बहुत प्रिंसिपल एथिकल आदमी थे। जैसे आपको मालूम है, सब लोग ने कहा उनका पूरा बड़ा फैमिली आया रामेश्वरम से, एक ही बार आया, तो रॉ ट्रैवल से 4 बस अरेंज किया, उनको राष्ट्रपति उन्होंने चेक किया, तो पर्सनल गेस्ट रह सकता है, उन्होंने बोला रह सकते हैं। तो दिल्ली मार्केट में उनको चादर वो सब खरीद के लाया, और हर लोगों का इतना मील ब्रेकफास्ट, इतना पूरा उनका पार्ट में, मेरे ख्याल में 3 या 4 लाख का चेक में पेमेंट कर दिया राष्ट्रपति को। और वाकई आनंद, इस तरीके के उदाहरण या जो कलाम साहब ने एक दर्शन मैं कहूँगी जो दिखाया है, उसकी बेहद कमी दिखती है हिंदुस्तान में, शायद आप मानेंगे इसे, और इसे पूरा करने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए जो उम्मीदें हैं वो शायद वो भी बहुत कम दिखती है। मानने का क्या सवाल है भाई, मानना ही पड़ेगा। और खैर, अगर कलाम साहब का आदर्श अगर हम मानते हैं, और कहीं ना कहीं अगर कलाम साहब ने उनके पूरे कार्यकाल में, उनके जीवन काल में उन्होंने युवाओं को, बच्चों को या विद्यार्थियों को जिस तरह से प्रेरणा देने का काम किया है, मुझे लगता है कि उनके निधन के बाद भी वो एक तरह से जनता के राष्ट्रपति या जनता के नेता बने रहे हैं, और लोग आज भी उनको एक, यानी यंग जनरेशन में ज़्यादातर अपने आप को, वो उनको एक आइकॉन की तरह मानते हैं। मुझे लगता है कि अगर उनसे सचमुच में इन लोगों ने प्रेरणा ली है, तो भले 10,000 लोगों ने ली होगी या 50,000, लेकिन उससे मुझे लगता है कि वो मल्टीप्लाई निश्चित तौर पे होगी। क्योंकि अगर हम कलाम साहब की बात कर रहे हैं तो हमको भी उसी पॉजिटिव दृष्टि से इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप भी एग्री करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने एक, मैं कहूँ कि यूथ के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीदें जगाई, न सिर्फ करियर को लेकर बल्कि बेहतर करियर को लेकर, वो करियर जो सिर्फ उनके लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, आम लोगों के लिहाज से फ़ायदेमंद हो। शायद इस तरह के विज़न की एक बेहद कमी यूथ के अंदर दिखती थी या दिखती है, आपको लगता है? नहीं, मैं तो एक देख रहा हूँ अभी आइडियलिज्म तो काफ़ी है हमारे देश में। जैसे हमने देखा कलाम साहब तो 2007 में रिटायर हुए,
मगर 2009, 10, 11 में हम दिल्ली में आम लोग आया, रास्ते पर आया, जो हमारा समाज में जो भ्रष्टाचार है, जो महिला पर जो एक अत्याचार, उस पर, तो ये सब ये नियत का बात हर दिल में है, मगर इसको एक्सप्रेशन करने के लिए ज़्यादा लीडर्स का ज़रूरत था। और कलाम साहब ऐसे बहुत पॉजिटिव लीडर, वो कलाम साहब ने बोल रहे थे आप अच्छा कर लो। उनका पहला है सेल्फ, फैमिली, देन कम्युनिटी, देन विलेज, देन यूनिवर्स। वो ऐसे बोल रहे थे। तो आप अपने आप ठीक कर लो, देन बाद में सबको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए उनका तो इंस्पायर हो गए। और अभी तो जो पिछले 20 साल में उनसे जो इंस्पायर हो चुके हैं, वो लोग बड़े होकर बड़े बड़े कम्युनिटी का लीडर बन सकते हैं, इंडस्ट्रीज का लीडर बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं। तो उनका तो अभी बहुत साल चलेगा, उनका जो लेगेसी है ना, वो आगे बढ़ाते नहीं, जो इग्नाइटिंग माइंड जिसको बोलते हैं। आनंद, मैं एक सेकंड रुकूंगा। के रहमान खान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। रहमान खान साहब, हम लोग बात कर रहे थे कलाम साहब के व्यक्तित्व के, उनके जीवन के सफ़र के और उनके अनेक उन अनुभवों को जो कि लोगों के साथ हैं, और वो लोग बता रहे थे। आपको कोई एक ऐसा अनुभव या कोई ऐसी बातें जो आपके जहन में हों और जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? जी, कलाम साहब एक बहुत अजीम शख्सियत थे हमारे मुल्क के लिए, सारे दुनिया के लिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। वो उनको कभी नहीं भूल सकते। मुझे कलाम साहब से बहुत पुरानी याददाश्त मेरी है, यानी कि 1990 के ज़माने में वो जब DRDO के चीफ थे हैदराबाद में, तब हमने ये तय किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कि उनको टीपू सुल्तान अवार्ड दिया जाए। और हमने उनको बेंगलुरु बुलाकर और उनको ऑनर भी किया उस वक्त पर, और उनको टीपू सुल्तान अवार्ड दिया। उस वक्त पर उन्होंने कहा कि मैं मिसाइल की में दिलचस्पी, मैं जब अमेरिका गया वहाँ पर जिन प्रोफेसर से मैं मिसाइल के बारे में जानना चाहता था, तो उस प्रोफेसर ने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? दुनिया की पहला मिसाइल बनाने वाला शख्स टीपू सुल्तान था। और वो जब उसके बाद आके वो स्टडी किए, और उस लेक्चर जब दे रहे थे कि उस वक्त पे भी वो जब कोई एक लेक्चर देते हैं तो गोया वो कितनी भी बड़ी ऑडियंस हो, कोई भी ऑडियंस हो, वो उनको एक उस्ताद जैसा सिखाते थे। उस वक्त पर वो पूरे फोटोग्राफ, टीपू सुल्तान के मिसाइल्स के फोटोग्राफ्स वगैरह पूरे ऑडियंस को दिखाए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो उनका एक तो वो पहले शख्स थे कि वो दुनिया को, हिंदुस्तानियों को मालूम कराने में कि टीपू सुल्तान ने मिसाइल्स बनवाए थे। तो इस तरह से उसके बाद मेरी मुलाकात होती रही, और एक बहुत सिंपल आदमी थे। उस वक्त पर वो DRDO के चीफ थे। अब उनकी सिंप्लिसिटी मैं देखा तो आज एक छोटा ऑफिसर तो मिलने नहीं होता। वो इतने सिंपल थे, इतने डाउन टू अर्थ थे। यही चीजें उनको, वो इतने मकबूल शख्सियत बन गए जो आज हमारे सदर जमहूरिया बने। अब और आज जमहूरियत अब उनके सुबुकदोश होने से अपनी जिम्मेदारी एज ए प्रेसिडेंट, तो जिस तरह से बच्चों से जुड़ गए, वो जिस तरह से आने वाले नस्लों को वो ट्रेन करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आखिरी रहमे तक उसी तरह उन्होंने लगाया। और आखिरी लम्हा भी उसी IIM के बच्चों को से बात करने के लिए ही गए थे। तो देखिए, वो एक हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चों के दिल में बस गए थे, और यही एक खुसूसियत उनकी है। बिल्कुल, रहमान खान साहब ने सही कहा कि जो उनका विज़न था और जो उनका लक्ष्य था, बच्चों के साथ उनको, बच्चों को निखारना, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देना, और उसी काम को करते हुए कलाम साहब, मैं कहूँ कि हम सबको अलविदा कह के चले गए। और जिस तरीके से सजन साहब बताया रहमान खान साहब ने कि विज़न के साथ साथ इतने बड़े पद पर या फिर इतनी बड़े एक नाम होने के बाद अपने आप को आम आदमी के साथ जोड़ कर रखना या ख़ुद को ज़मीन पर रखना, ये शायद सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन उस चुनौती को कलाम साहब ने बखूबी, मैं कहूँ कि
निपटा उससे और उसको आगे पूरी तरीके से बढ़ाया होगा। देखा, अब कलाम साहब प्रेसिडेंट होके क्या किया पहले दिन, राष्ट्रपति का प्रमाण वचन का इतना बड़ी ग्रैंड फंक्शन है। वो उनका जो पिछले राष्ट्रपति के साथ कोच में जाते हैं सेंट्रल हॉल को, सब लोग होते हैं, स्वेरिंग इन सेरेमनी चीफ जस्टिस करते हैं, वापस आते। तो जब कलाम साहब पहले दिन राष्ट्रपति भवन को अंदर प्रेसिडेंट होके आया, वो कलाम साहब बोला तो ये तो सब लोगों को इनका दरवाज़ा खुलना पड़ेगा, सब लोग आना है। तो आप लोग ऑफिसर्स बोले सर है सर, विजिटर को है हफ्ते में 2 दिन में 2-2 घंटे का, ऐसे क्यों, ये क्या है, सब लोग को आने दो। डेली उनको 5 से 6 और पूछा कहाँ से आएंगे, तो कलाम साहब पहले दिन रिसेप्शन को गए, देखा तो यहाँ आते हैं, रजिस्टर करते ये क्या पुराने ज़माने का है, आजकल तो कंप्यूटराइज कर दीजिए, जल्दी उनको पास बना के प्रिंट बना के। और उन्होंने पहला जो एक्सपेंस सैंक्शन किया पहला राष्ट्रपति में, एक पानी का कूलर रिसेप्शन पे, किनको जो विजिटर्स के लिए नहीं, स्टाफ को, कितनी स्टाफ है इनको पानी के, और वो तो जुलाई में गर्मी का टाइम है, सब वो देगा। तो उनके उसके बाद 20 दिन में पहला उनका एट होम करना है मुगल गार्डन में, सब मंत्रिमंडल का सदस्य, जजेस, डिप्लोमेट्स, सारे दिल्ली का एलिट आते हैं। तो कलाम साहब बोला इतना ही है लिस्ट और किसी और को नहीं बुलाएंगे। तो उस टाइम पे जो उन्होंने मेरे ख्याल में 80 पोस्टमैन को इनवाइट किया, आपको याद है? तो वो लोग तो उनका यूनिफॉर्म में आए पोस्टमैन, और वो तो दंग हो गए, ये क्या है, मंगल गार्डन में इतनी बड़ी बड़ी हस्ती है, हम इनके बीच। बट कलाम साहब बोला मैं उनको जाके मिलूंगा, उनके साथ फोटो लिया, और हर साल ऐसे ही किया। तो वो तो उनका आम आदमी पर तुमने इफ्तार पार्टी आप बनाना, बोला नहीं इफ्तार का मैं किसको, जो जिनका पेट भरा है उनको क्यों बुलाना, तो उतनी पैसे उसको खर्च होता है, वो अपनी इसमें कंट्रीब्यूट करके जो अनाथालय को इनको भेज दिया। वो ऐसे आदमी थे, हर तरह से। वो बोला मुझे तो एक ग्लैमर है, कितनी 3-4 सूटकेस के साथ आए, एक रुद्रवीणा और हजारों बुक्स, उनका तो वो है ज्ञान भंडार लेके आया, और ज्ञान सिर्फ ज्ञान भंडार। और बोला लोग सर आप 5 साल यहाँ राष्ट्रपति है, मुगल गार्डन में डेली आप वॉक करते हैं, क्या कहते हैं, नहीं मुगल गार्डन तो मेरा मेमोरी में है, वर्चुअल गार्डन इज देयर इन माय माइंड, आई विल वॉक इन दैट। तो उनका इतनी डिटैचमेंट था वो इस पर, मगर सिर्फ उनको वो स्थान का मर्यादा, उसका गरिमा, उसका पालन करने में एक भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। हर डिसीजन में आप देख सकते हैं उसका गरिमा। और सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, वो खुद आर्म फोर्सेस के साथ जुड़े थे, तो इसलिए बोला मैं आ रहा हूँ, आपके सियाचिन जा रहा हूँ, सबमरीन में जा रहा हूँ, तो मुझे याद है कि जब वो राष्ट्रपति बने फाइटर प्लेन में बहुत सारे उन्होंने दौरे किए और उन इलाकों में गए जहाँ पर बहुत ही कम लोग शायद जाते हैं। लोग गए थे, हर जगह जाते हैं, आम जवान के साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ फोटोज लेते, तो उनका वो अलग था, शिष्टाचार ही अलग था। और हमारे लिए कह रहे थे अगस्त में आप आ रहे हैं, बहुत गर्मी है, तो सूट का जरूरत है, आप शर्ट और पैंट से आइए। बाकी एक ऐसा शख्स जिसमें मैं कहूँ कि जिस विधा में उस शख्स ने पढ़ाई की, न सिर्फ उसमें मास्टर, सोशल साइंस मैं कहूँ जिसे सामाजिक जो एक ज्ञान है या समाज को लेकर करने का जज्बा, उसमें मास्टर, आम लोगों के साथ जुड़ना हो, उनके दुख तकलीफ को समझना हो, उस पर भी मास्टर, और राजनीतिक लिहाज से जिसे कहते हैं चातुर्यपन जो एक चाहिए होता है, चतुराई भी थी, वो भी महारत बिल्कुल थी। यानी अब उस बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन जो 2-3 चीज़ें जो हमें भी हमेशा उनकी याद आएगी, जैसे सचिन ने कहा कि टेक्नोलॉजी या जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में लाना, यानी वो मेरे ख्याल से पहले प्रेसिडेंट होंगे जिन्होंने वो स्क्रीन लगा के अपना भाषण किया, जो दोनों सदनों के सामने जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है साल के पहले, तो ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू यूज दैट टेलीप्रॉम्प्टर। हाँ, फिर हम जब उनके साथ विदेश में जाते थे
तो विदेश यानी उनमें जो शिक्षक जो था यानी जो अध्यापक जो था वो कैसे जागरूक रहता था। तो जब विदेश में उनके साथ हम घूमे वापस आए तो वो आने के बाद जितने भी मीडिया के लोग उनके साथ जाते थे उनको कहते थे कि आपके जो इम्प्रेशंस है वो लिख के मुझे भेजो। एक पूरा पेज पढ़ के जब जहाज दिल्ली में उतरेगा उस टाइम पे आप देना है तो देना है। तो ये उनके अंदर का जो पढ़ाने वाला जो अध्यापक था वो हमेशा जागरूक रहता था। लेकिन जैसे ये बात है उससे थोड़ा सा मीडिया के लोग भी डरते थे, लेकिन उन्होंने वो हमेशा एक प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की थी कि जैसे विदेश में हम लोग गए उनके साथ तो वापस आने के बाद वो एक रिसेप्शन रखते थे अलॉन्ग विद द स्पाउस। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हम गए तो हमें ही बुलाया, वो बोलते थे कि अपने पत्नी को या अगर कोई महिला है तो पति के साथ ये रिसेप्शन में आना है। तो इस तरह से वो यानी एक अलग ही किस्म के अध्यापक का जो एक उनका वो था। मैं पढ़ रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार है जिन्होंने लिखा कि उन्होंने एक बार इंटरव्यू किया और जब इंटरव्यू आधा होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बताओ कि मैंने पहले 3 सवालों के जवाब क्या दिए हैं। ये दिखाता है कि असल में वो शख्स जो कुछ कह रहा है या फिर जो भी कह रहा है वो फिर यूं ही नहीं है, उसके पीछे उसका मकसद है और वो उस गंभीरता के साथ कह रहा है और वो शायद चाहता है कि जो सामने शख्स है उसी गंभीरता के साथ उसको एक्सेप्ट भी करे। हाँ, उनका ये था, वो सबको ये बोल रहे थे कि तो आप उनका ऑटोबायोग्राफी में भी ये लिखा है आप इतनी ध्यान से काम करना है। तो वो तो हाई टेक्नोलॉजी एरिया है, एक गलत एक बूंद का वो फ्यूल का गलत जगह गए तो वो पूरा रॉकेट एक्सप्लोड हो जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप इतनी ध्यान 100% है 1000% ध्यान में रखें। और कलाम साहब ये सीखते थे हर लोगों के लिए, जो मंत्री हो जो हो, आपको ये होगा उनका कलाम साहब तो बहुत स्पीड से फाइल क्लियर करते थे। लोग बोल रहे थे ये क्या है, वहाँ उनका सामने जाते हैं वो साइन करते हैं, नहीं ऐसे नहीं करते थे वो। उसको जो फाइल है उनका तो एक और ये था स्पीड रीडिंग। वो हम कितनी तेजी से पढ़ते हैं और वो डबल तेजी से पढ़ते हैं और उसको पूरा मेमोरी में रिटेन करते हैं। तो इसलिए वो बहुत तेजी से पढ़ के फाइल तो डिस्पोज कर, मगर वो कुछ उनको अनुमान आए तो पूरा उसको नोट करके भेजते। और यहाँ क्या होता है दिल्ली में सरकार में आप एक फाइल भेजे तो उसका क्वेरी आए तो 1 हफ्ते लगे, ऐसा नहीं। कलाम साहब उस पर लिखते हैं रिप्लाई बाय 3 PM 3 बजे तक मुझे रिप्लाई चाहिए। वो सेक्रेटरी सब, तो मैं पूछा एक दिन सर ये क्या आप ये कर रहे हैं? देखो मैं सेक्रेटरी हुआ था सरकार में, मैं देखा हूँ कैसे काम चलता है यहाँ। तो इसलिए मैं तो उनका एक ही थोड़ा वीकनेस था, प्रेसिडेंट होके थोड़ा सुबह लेट उठते थे मगर रात 3-4 बजे तक काम करते थे। तो थोड़ा वो बोल रहे सुबह का टाइम पे थोड़ा उनका लोग 11 बजे के बाद प्रोग्राम करते थे, मगर खाना का याद ही नहीं रहते थे। जो कोई ऑफिशियल फंक्शन कुछ नहीं है तो 5 बजे 5:30 बजे बहुत कम खाते थे, बट वो करते तो फिर रात में 12-1 बजे ऐसे उनका तो पूरा काम उस पर चिंतन में थे। वो राष्ट्रपति पद से जब वो रिटायर हुए, निवृत्त हुए, तो जो घर मिलता है राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति को, तो उन्होंने उसमें एक कंडीशन रखी थी कि मुझे 2 मंजिला मकान चाहिए। क्योंकि मेरे पास इतनी किताबें हैं, मेरी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि उसको एकोमोडेट करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये राजा जी मार्ग का जो मकान 2 मंजिल का, हाँ 2 मंजिल का। और सन साहब आप क्योंकि एसोसिएट रहे हैं, कई बार मुलाकातें आप करते रहे हैं, जिस तरीके से उनका एक बाहर के शख्स के लिहाज से जो हम उनको देखते थे, चाहे वो म्यूज़िक को लेकर हो, स्पोर्ट्स को लेकर हो, इसको लेकर भी कहते हैं कि उनके खासी रुचि थी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। क्या उसके बारे में कुछ अगर अनंत आप थे हमारे साथ जो बल्गेरिया गए थे? नहीं, बल्गेरिया हम गए थे। बल्गेरिया में वो तो पुराने सोवियत सैटेलाइट कंट्री थे और वहाँ तो बड़ी गेस्ट हाउसेस थे। वहाँ जो सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट आगे रुकते हैं ऐसा, तो ऐसा गेस्ट हाउस में इनको
या तो उनका पूरा दिन का प्रोग्राम था। मगर हम रात बहुत देर शाम पे पूछे तो सुबह इन्होंने मॉर्निंग वॉक जाना। अच्छा, वहाँ बहुत बगल गार्डन जैसे गार्डन था। वो कलाम साहब पूछा ये बिल्डिंग क्या है? दूसरा एक और बिल्डिंग, सर ये हमारा स्टेट म्यूजियम है। तो म्यूजियम अच्छा क्या है सर? आप हमारा जो बड़े बड़े आर्टिस्ट का पेंटिंग से ये, अच्छा मैं देखना चाहता हूँ। तो वो लोग बोले सर आज तो सैटरडे है, तो सैटरडे संडे बंद है। बंद है क्या? आपका तो डायरेक्टर या क्यूरेटर किसी आदमी को बुलाइए, मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहाँ है डायरेक्टर पूछा। वो डायरेक्टर तो वहाँ से 200 किलोमीटर दूर में समुंदर के पास कोई रिजॉर्ट को फैमिली के साथ गए। तो उनका मैसेज गया, वो आया। तो अगले दिन सुबह 6 बजे कलाम साहब बोला किसी को डिस्टर्ब मत करना, मैं अकेले जाऊँगा। तो देखा आया, तो सर कैसे था? हाँ मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो शाम को एक स्कूल में फंक्शन था वहाँ, तो वहाँ बात करना था। सो कलाम साहब ये बोला बच्चों को, देखिए ये आर्टिस्ट है आपका बड़ा देश का एक आदमी, इनका नाम बोला, ये बोला। तो काफ़ी उनका नाम किसी बच्चों को ज़्यादा नहीं था, ये टीचर्स को पूछा, आपको मालूम है? तो उस टाइम कलाम साहब बोला इनका क्या है? ये तो राइट हैंड पे पेंटिंग करते थे, कुछ अचानक एक्सीडेंट में राइट हैंड को होके उसको एम्प्यूट कर लिया। तो इन्होंने नहीं छोड़ा, नहीं रोके बैठा, लेफ्ट हैंड में पेंटिंग करने को किया शुरू किया। और मैं देखा लेफ्ट और राइट में किया, दोनों रखा है म्यूजियम में। आप लोगों में कितने लोग देखे हैं? और हर जगह तो कलाम साहब बोलते हैं आपका कोई सेटबैक नहीं होता है। आर्टिस्ट हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, हर जगह आप परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। आपका ये तो जो प्रैक्टिस करना है, काम करना है, वो तो इनका हर चीज़ को देखते हैं, छोटी चीज़ को ध्यान में रखता है और उनका प्रवचन में, इंटरेक्शन में उसको प्रयोग करते हैं। बाकी इसलिए शायद कहते हैं कि कोई भी शख्स बड़ा तभी होता है जब किसी भी चीज़ को देखने का उसका नज़रिया दूसरों से एकदम अलग हो और उसमें परफेक्शनिस्ट जिसको हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी आप चीज़ कर रहे हो उसमें परफेक्शन कैसे हासिल हो, इस तरफ उनका ध्यान हमेशा रहता था। और जिस तरीके से शायद स्कूलिंग हुई और जो उन्होंने दिन देखे थे उस वक्त, मैं कहूँ कि जो हालात थे आर्थिक तौर पर फैमिली के, और उनको जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, फिर आगे बढ़ाने के लिए, शायद वो एक बड़ा फैक्टर था कि जिसके चलते वो बच्चों के साथ या फिर यूथ को लेकर ज़्यादा अट्रैक्शन था उनके अंदर, या उनको लगता था कि उन बच्चों को किस तरीके से करियर में आगे जाना है या सही दिशा में जाना है वो बताना बेहद ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि उनकी जो बैकग्राउंड थी, तो मुझे लगता है कि उसका जो एक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर जो रहा होगा कि भाई आने वाली जो जनरेशन है, और इसलिए उनका फोकस भी आने वाली जनरेशन ये हमेशा रहता था। वो कभी बड़े बड़े लोगों को, एलिट्स को मिले हैं, यानी मिलते भी थे, लेकिन जो पूरी तरह से जो फोकस रहता था वो कि मैं बच्चों के साथ मिलूं। और मुझे याद है शुरू में तो उनकी ये कंडीशन रहती थी कि 1ली से 5वीं तक के बच्चे ही होने चाहिए ग्रुप में, उसके ऊपर नहीं चाहिए। तो ये उनका जो आग्रह होता था कि वो जो बच्चे का 1ली से 5वीं तक है उसका जो माइंड है उसको शेप अप करना, क्योंकि उसी फेज में उसका जो माइंड है उसी को अगर इस तरह से अगर हम शेप करें ताकि वो आगे जाके सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ पॉजिटिव करने की जिससे हम उम्मीद रख सकते हैं। इसीलिए उनका भी हमेशा फोकस जो है कि बच्चे यानी 1ली से 5वीं तक के ही बच्चे, ये होता था। और सन साहब, आपकी जब बातचीत होती होगी, आप लोगों ने कभी उनसे पूछा होगा कि भाई आप जो फोकस करते हैं बच्चों से मिलने का, इसके पीछे क्या मकसद है, या फिर जिस तरीके का मैं कहूँ कि एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर, या फिर जो फिर दिया जा रहा है, उसको लेकर उनके कुछ विचार रहे हों? हम काफ़ी बार मैं पूछा हूँ सर, हम सब लोग बोलते हैं एजुकेशन एक्सपर्ट्स, बाकी लोग, हमारा सिस्टम में बहस हो रहा है ना, क्या हमारा करिकुलम तो जो ब्रिटिश टाइम से आए हैं तो वो सही बात है, वो मॉडर्न इंडिया को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। तो कलाम साहब एक ये बोल रहे थे, तो हम
सोचना है, ठीक है क्या करना है बदलने को, ये करने को, मगर जो हम एक्सेप्ट किए हैं उसको ठीक तरफ से हम बच्चों को सिखाए तो बच्चों का वो इमेजिनेशन बड़ा होता है, वो क्लास के बाहर भी पढ़ते हैं। इसलिए कलाम साहब बोलते हैं फैमिली, पेरेंट्स 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 का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स बोलना है ठीक है तुम स्कूल में ये सिखाया स्कूल में, मगर ये भी देख लो वो भी देख लो, वो तो उनका इंटरेस्ट तो एक्सपैंड करके जाना पड़ेगा। तो कलाम साहब का यह है ठीक है, और अब सिस्टम खराब है, ये करिकुलम ठीक नहीं है बोल के कितने दिन चलेंगे, जो है उसको आप अडॉप्ट कर लो, यूज़ कर लो, मगर उस पर उसको फाउंडेशन बना के और आगे बढ़ो। तो उनका बहुत पॉजिटिव अप्रोच था एजुकेशन पर। साफ तौर पर ये कि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, हाँ, उसकी कमियां ढूंढने की बजाय उसी सिस्टम के साथ आप बेहतर रिजल्ट के लिए आगे बढ़ें और तैयारी करें। नहीं, एक एडवर्स कंडीशन को भी आप अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं, ये उनका हमेशा एक संदेश रहता था कि अगर कुछ एडवर्स थिंग सिचुएशन है, इससे आप पूरी तरह से निराश हो जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए उसको भी आप अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में उनका हमेशा एक दृष्टिकोण रहता था। उसी के ऊपर वो बच्चों के संवाद में उसी के ऊपर वो उनका एक एम्फोसिस भी रहता था हमेशा। और मैंने एक दो बार तो उसको देखा भी है, कवर भी किया है। एक तरह से वो कॉन्वर्सेशन एस्टेब्लिश, एक डायलॉग एस्टेब्लिश करते थे सामने वाले ऑडियंस के साथ। यानी एक तो प्रसंग मुझे याद है, प्रेस काउंसिल की मीटिंग थी, सच्ची भी हमारे साथ थे, वो एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था, वहाँ आए थे कलाम साहब, और उन्होंने डाय से पूछा, अब मैं आप सब लोगों को एक प्रश्न करता हूँ, एक इंडिया का कोर कॉम्पिटेंस क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे, ऐसे सवाल पूछा था। और तो फिर मैंने हाथ ऊपर किया और दो तीन लोगों ने किया, फिर हमने कहा कि भाई यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी, वो बोले यस आया। फिर उनको और उसमें फिर बोले कि अब आगे भी इस तरह से आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस। तो इस तरह से वो एक डायलॉग एस्टेब्लिश करते थे ऑडियंस के साथ, और उससे नेचुरली लोगों को भी एक उत्साह आ जाता था कि चलो हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें, खुद को जोड़ कर देखें उसके साथ। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो आज हम जो प्रतिक्रिया देख रहे हैं कि आम आदमी को भी कुछ कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक अच्छा आदमी हमसे निकल गया है। तो मुझे लगता है ये भावना उसी का प्रतीक है। सन साहब, कई अंतर्राष्ट्रीय दौरे आप कलाम साहब के साथ है, यहाँ पर कोई एक ऐसा वाकया जिसमें आपको लगा हो कि देश के लिहाज से जो सोच है एक राष्ट्रपति की, वो एकदम से जुदा दिखती है बाकी लोगों से, जो शायद किसी के जहन में वो बातें नहीं हैं, लेकिन ये शख्स सोच भी रहा है उन क्षेत्रों की तरफ, उन सेक्टर्स की तरफ जहाँ पर शायद बिल्कुल नज़रअंदाज रखा गया है। नहीं, मैं तो एक बहुत उनका जो उनका सारा क्वालिटीज़ का एक उदाहरण देता हूँ। जब हम उनके साथ, मेरा ये था अफ्रीका कॉन्टिनेंट को 2 बार मैं उनके साथ गया। तो एक बार तो मैं आपको बताया हम सूडान गए थे, और दूसरी बार तो साउथ अफ्रीका और टंजानिया गए थे। तो हम पहले टंजानिया गए थे उसमें, तो कलाम साहब वहाँ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स को मिले, प्रेसिडेंट को, सारी प्राइम मिनिस्टर सबको मिले, वहाँ का पार्लियामेंट को एड्रेस किया टंजानिया में, और ये बात करके उनको पूछा आपका लिटरेसी लेवल क्या है, आपका हेल्थ फैसिलिटी कितनी हॉस्पिटल है, वो पूछ रहे थे। तो उनका सब लोग बताया इतना है इतना, तो पूरा डिटेल्स मांगा। और उनका वहाँ का प्रेसिडेंट तो बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ का क्या क्या लेवल है एजुकेशन का, ये सब। तो कलाम साहब पूरा डिटेल दिया। और जब बाहर हमारा विदेश मंत्रालय का 2-3 बड़ी ऑफिसर्स दिल्ली से आए थे, वहाँ का हमारा राजदूत थे, उनको पूछा पूरा अफ्रीका में क्या है हेल्थ एजुकेशन, इस पर मुझे थोड़ा टिप्पणी दे दीजिए, वो एक नोट चाहिए रात तक। तो सब लोग पूछा, दिल्ली से, यहाँ से, वहाँ से मंगवाया। रात 9 बजे कलाम साहब वो प्रेसिडेंट का डिनर बनाया, ये सब पढ़ के रात 12 बजे तक वो इसरो का चेयरमैन है माधव नायर साहब थे, उनको फ़ोन किया, ऐसा है यहाँ मैं अफ्रीका में हूँ, ये यहाँ तो
हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल कम है, लोग दूर दूर से आना है, और ऐसे ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी का शॉर्टेज है, ये सब है। तो इसलिए मैं एक सोच रहा हूँ हम एक सैटेलाइट अफ्रीका को दे सकते हैं। तो लोगों को पढ़ने के लिए, करने के लिए एक सैटेलाइट दे देंगे। तो माधवन नायर बोला सर ठीक है, हमारा अगला सैटेलाइट तो 3-4 सैटेलाइट जा रहे हैं, उसमें एक हम इतना ट्रांसपोर्ट, वो टेक्निकली इन्होंने आधा घंटा चर्चा की, तो हो गया डिस्कशन। तो टेक्निकली पॉसिबल। कलाम साहब को एक सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को फ़ोन किया इन्होंने, तो प्रधानमंत्री पूछा आपका दौरा कैसे चल रहा है, क्या है? नहीं, ये तो मेरा आइडिया है और एक सैटेलाइट इनको देना चाहता हूँ, और हमारा इंडियन टीचर्स IIT से, IIM से, हमारा डॉक्टर्स, ये सब वहाँ से सवाल पूछेंगे। हर 54 कंट्रीज़ में एक एक सैटेलाइट सेंटर बना के वहाँ से हर वहाँ का स्टेट्स में ये क्लासरूम बनाएंगे, तो क्लासरूम, स्काई क्लासरूम बना के ये कर सकते हैं हम। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बोला बहुत बढ़िया है, आप चलो मैं कैबिनेट में उसको सैंक्शन करूँगा। तो कलाम साहब सिर्फ 24 घंटे में अफ्रीका को एक सैटेलाइट का देने का एक कर दिया। तो जब उन मन में एक ये आ गया, उसको उन्होंने कर दिया। तो मुझे एक अवसर मिला, बाद में 5 साल के बाद मैं अफ्रीका गया, वेस्ट अफ्रीका गया। तो जब सेनेगल गए थे, मैं एम्बेसडर से पूछा सर ये तो अफ्रीका सैटेलाइट्स थे, तो ये अभी चल रहा है क्या? अरे आपको इतना इंटरेस्ट है, चलिए यहाँ से 80 किलोमीटर है, देख लेंगे। तो हम गए, और वो मेडिकल क्लासेस चल रहा है इंडिया से उनको, और अगले दिन तो चल रहा है। मगर पूरा 2-3 स्टेट्स में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, मगर ये तो बहुत बड़ा है। जब मैं दिल्ली वापस आया, कलाम साहब को मिलकर बोला सर मैं वहाँ गया देखने के लिए। अच्छा तुम देखा कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, और क्या हम, और बोला हम उसको मजबूत करने के लिए क्या करना है। और मुझे तो आइडिया नहीं था उनको, मगर वो पूछ रहे, वो हो गया, काम हो गया, आगे क्या है, वो उनका है। वाकई मतलब शायद कलाम साहब समझते थे बेहतर तरीके से, वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे कि जो तकनीक है, जो विज्ञान है, उसको आम आदमी के की तरफ कैसे जोड़ा जाए ताकि उसको अपलिफ्ट किया जा सके। और शायद ये उनका प्रमुख एजेंडा था, मेन एजेंडा शायद दिखता था। बिल्कुल, क्योंकि और वही जो हम जो चर्चा कर रहे थे कि उनकी बैकग्राउंड, और वो बैकग्राउंड मुझे लगता है कि हमेशा उनको प्रेरणा देती होगी कि आम आदमी का जीवन का स्तर हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे बनाएं। और ये जो जैसे कहा कि ये एक तरह से, जैसे अभी भी हम चर्चा करें टेलीमेडिसिन की, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ टेली एजुकेशन। तो ये उनकी दृष्टि थी, ये उनकी विजन थी। और साइंस को जिस तरीके से उन्होंने, मैं कहूँ कि उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने की कोशिश की, उसका सही मैं कहूँ कि एक इस्तेमाल की जो प्रयास था, वाकई वो शायद इससे बेहतर कोई इस्तेमाल और नहीं हो सकता साइंस को। अब तक हम देखते हैं सिर्फ एक नए तरीके गैजेट्स, या फिर मैं कहूँ कि स्पेस में लेकर कई बार सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन असल विजन जो था या फिर असल जो मोटिव होना चाहिए था, वो शायद कलाम साहब ने दिखाया एक रास्ता उसको। नहीं, कलाम साहब का सबसे बड़ा स्कीम एज राष्ट्रपति होकर हमारा देश का आम आदमी को प्रपोज किया, तो पूरा PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज, तो गांव का लोगों के लिए शहर का फैसिलिटीज देने के लिए एमिनिटीज। तो जो हम आज बड़ी मात्रा में कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, वो उनका वो पूरा पे था। उनको रास्ता देना है, वो शिक्षा देना है, स्वास्थ्य देना है, और कनेक्टिविटी देना है, ये सब उनका दिमाग में आए थे। तो बाद में उसका UPA गवर्नमेंट ने भारत निर्माण प्रोग्राम बनाया, अब डिजिटल इंडिया उसमें एक हिस्से है। तो इसलिए उनका मन में, और ये मैं पहले आपको बोला रॉकेट के बारे में बोला, ठीक है 5000 किलोमीटर उड़ा दो, तो ये भी कर लो, 1 लाख 2 लाख नहीं, सब 1 बिलियन को बना दो। उनका मन में ऐसे बड़ी बड़ी योजना आ रहे थे, और उसको करने के लिए वो बोल रहे थे हमारा पास सारा ताकत है, स्किल्स है, और पैसे का हम वरी मत करना, ताकत है तो कर सकते। नहीं, उसमें विजन भी आप देख लीजिए कि सच्ची आनंद आने के पहले भी हमने पूरा के बारे में ये किया कि देखिए कि रूरल एरिया से शहर की तरफ माइग्रेशंस क्यों होते हैं, क्योंकि उनको वो एमिनिटीज़, वो फैसिलिटीज़ उनको वहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं।
तो ये विजन भी कलाम साहब की थी कि उन बेचारों को माइग्रेट करने की भी ज़रूरत क्या होगी, अगर उनको जो शहर में लोगों को, शहर के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है वही सुविधाएं अगर हम ग्रामीण इलाकों में उनके लिए उपलब्ध कराएं तो माइग्रेशन या इन चीज़ों का कोई मायने ही नहीं रहेगा। तो ये भी एक विजन हम उसमें देख सकते हैं पूरा में। और लोग, हमने जब भी देखा सिद्धांत साहब, उनको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए देखा है। कोई ऐसा वाक़या याद हो जब उनको कभी किसी पर गुस्सा आया हो, जिसको लेकर वो हर्ट हुए हो, या उनको लगा हो कि शायद ये थोड़ा सा मुश्किल है, उनको एक मुश्किल में डाला हो उस वाक़ये ने, हादसे ने किसी ने? नहीं, उनको गुस्से भी आते थे। उनका गुस्सा भी मैं देखा हूँ, मगर गुस्सा ऐसे गुस्सा आ रहे थे क्यों, तो किसी को उन्होंने काम बताया, वो काम नहीं किया, और किसी वो काम करने में कुछ कामयाब हो तो वो तो कम हो तो उसका बारे में, मगर आप बोले तो सर मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं किया, तो उनको गुस्से आ रहे थे क्यों, तो वो बोल रहे थे तुम एक आदमी काम नहीं किया, मगर इसलिए 10 आदमियों का काम पर ये असर पड़ेगी इसका, तो इसलिए करना है। मगर बाद में 2 मिनट के बाद क्यों काम नहीं किया, क्या प्रॉब्लम था सर, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ये सर कुछ बोला, अरे इसको क्या है, तुम ये इस कमरे से उस कमरे को उसको लेके काम, ये तो उसको तुम सोचना, जब काम नहीं हो रहा है सोचना इसको कैसे करेंगे, वो फिर समाधान करते हैं। मगर गुस्सा वो 1 मिनट के लिए आता है, मगर वो तो फिर भी पॉजिटिव गुस्सा है, तुम क्यों नहीं सोचा इसको कैसे करना है। मुझे याद है, लेकिन वो जब राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन में जितने भी अधिकारी वगैरह थे, उनको मुझे लगता है कि उन्होंने सुबह का एक्सरसाइज और ये इसका कुछ एक ये किया था, और कुछ लोग तो मजाक से कहते हैं कि वो वेस्ट भी चेक करते थे, मेजर फिटनेस को लेकर, मतलब मैं कहूँ फिटनेस को लेके भी वो, और वाकई शायद यही वजह है कि इतने ज़्यादा टूर भी करते थे। मैं कहूँ कि जो राष्ट्रपति थे और जब रिटायर भी हुए उसके बाद भी लगातार उनके दौरे रहते थे, और कभी भी हमने नहीं देखा कि शायद स्वास्थ्य को लेकर कोई इस तरह की दिक्कत रही हो उनको। नहीं, वो तो उनका एक था, वो बोल रहे थे जब वो साइंटिस्ट थे तिरुवनंतपुरम पे, बाद में जो हैदराबाद में, उड़ीसा में एक खड़े थे, वो बोला मैं तो बहुत देखा हूँ मुश्किल उस ज़माने का गाड़ियाँ, उस ज़माने का हो, वो तो 2-3 बार तो रास्ते में रुके, एक पेड़ के अंदर सोए हैं, जो उड़ीसा में वो मिसाइल टेस्ट करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो उनको तो काफ़ी टफनेस है उनका। मगर वो तो हेल्थ पर भी रेगुलर चेकअप करते थे, सब लोगों को बोल रहे थे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर, हेल्थ इज वेल्थ, वो सबको वो बोलते थे। और किसी को डल रहे तो व्हाट डिड यू ईट, डोंट ईट टू मच स्पाइस, ऐसे बोलते बहुत। तो थोड़ा मजाक करके भी उनका जो चेक कर रहे थे क्या प्रॉब्लम है उनका, तो वो तो इसलिए वो बोल रहे थे, एक स्टाफ वाले बोल रहे थे सर ये डॉक्टर साइंस में नहीं है सर, मेडिसिन का डॉक्टर है। इसीलिए कहते हैं कि हर विधा में, जिसे मास्टर मैं कहूँ कि एक ऐसा शख्स जिसके जहन में आम इंसान से लेकर देश और समाज वो दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, उसकी बेहतरी के लिए साइंस का इस्तेमाल और उसके फ़ायदे के लिहाज से साइंस को आगे बढ़ाने की कवायद, और वही मिशन था उनका। ये ख़ास कवरेज लगातार चलती रहेगी, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं उनके सफ़र के इस एक ताने के साथ कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा सफ़र तय किया, बचपन से लेकर आगे बढ़े और किन किन पड़ावों को पार करते हुए उस मुकाम तक पहुँचे।